धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आज आप सभी लोग नववर्ष मनाने के लिए हम सब के साथ यहाँ स्मृति वन में एकत्रित हुए हैं। यूँ तो स्मृति वन का नज़ारा हम सभी के मन को हमेशा ही लुभाता है, बहुत सुंदर लगता है, मन को एक अलग शांति मिलती है यहाँ पर आकर। लेकिन आज क्योंकि अवसर कुछ विशेष है और आज जो धात का एक कैलेंडर लॉन्च का कार्यक्रम होता है, हर साल कई सालों से धात कैलेंडर बनाता आया है, लॉन्च करता आया है नव वर्ष पर, और कई लोगों को बेसब्री से इंतजार भी रहता है धात के कैलेंडर का। तो उसके एक औपचारिक कार्यक्रम के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और कुछ पहाड़ी खाने का आनंद भी हम लोग लेंगे। लेकिन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी हम एक कुछ अनौपचारिक सी बातें भी करें, ताकि हम लोगों का जो परिचय एक दूसरे के साथ वो और थोड़ा सा बढ़ जाए। क्योंकि कई लोग तो हमारे पुराने साथी हैं यहाँ पर धात के, लेकिन कुछ साथी नए चेहरे भी मैं देख रही हूँ जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो उनसे बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मेरे दोस्त विमल रतूड़ी, जो धात के हमारे बहुत पुराने साथी हैं और काफ़ी समय बाद वापस देहरादून लौटे हैं और आजकल काफ़ी एक्टिव भी हैं। विमल एक इनफॉर्मल सी बातचीत आप लोगों से करना चाहेंगे? नहीं, विमल जो भी बोलेंगे अर्चना साथ में ही रहेगी। अच्छा, ठीक है जी। जितने भी ये हैं इनको नए लोग बोलो और जो वापस आए देखो उनको पुराने वही मैं थोड़ा सफेद बालों में हूँ, तो मैं वो जो अधपका होता है ना कि कच्चे भी और पक्के भी, मैं उस कैटेगरी में हूँ। तो सबसे पहले ना मैं जहाँ तक जितनी समझ मेरी है, योगेश हम में से सबसे नया है। योगेश हम लोग अभी कैलेंडर विमोचन से पहले अपने पिछले एक साल को थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा पिछला धात के साथ एक साल कैसा रहा। तो योगेश, जहां तक मेरी समझ है कि आप ही सबसे नए हैं, तो आपने कब ज्वाइन किया आज? मैंने ये किया होगा ये हरेला पे तकरीबन 6 महीने तो हो ही गए। हाँ, तो कैसा रहा आपका अनुभव इन 6 महीनों का? शब्द इतने कम है, क्या बताऊं धात के बारे में, मतलब विस्तृत जानकारी दूंगा तो कम ही शब्द है मेरे पास, ज्यादा ना बोलना पाऊंगा अभी। जो शब्द नहीं है उन शब्दों को समेटने की कोशिश करो। क्या तुमने कोई एक ऐसा काम जो तुम्हें याद हो कि बहुत मजेदार रहा? तुम तो लगातार कॉलिंग्स करते हो, बाकी चीजों में भी एक्टिव हो, तुमने एक काम जो तुम्हें बिल्कुल लगा कि यार ये अच्छा है या ये तो बहुत बुरा है, ये तो बदल देना चाहिए रात को? नहीं, ऐसा बुरा काम तो मुझे यहाँ कुछ भी नहीं लगा बदलने वाला। तो अच्छा क्या लगा ये बताओ? अच्छा, बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति पर। ओके, ठीक है, थैंक यू योगेश। एक और मेरे साथी हैं आशीष पोखरियाल, जो आज स्पेशली हमारे साथ आए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, आशीष पहले आप इधर आ जाओ। और एक ग्रुप अभी रिसेंटली हमने बनाया था अंकिता एक ज्योति करके, और अंकिता एक ज्योति एक कार्यक्रम है धात का जिसपे हम लोग जेंडर समानता और महिला सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। तो उसी ग्रुप के थ्रू आशीष हमारे साथ जुड़े। आशीष नोएडा में जॉब करते हैं और आज ये देहरादून में थे किसी काम से, और हमने इनवाइट किया तो वो फटाफट आ गए। और अब हम उन्हें धात में घेर के रखेंगे, जैसे हम हमेशा कहते हैं तन्मय सर भी, कि धात का जो भूत है, खबेस है, वो हम लगा देते हैं, तो वो हम इन पे लगाएंगे और इनको जाने नहीं देंगे यहाँ से। तो आशीष, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? थैंक यू मैम, सबसे पहले आपके लिए थैंक यू और पूरे धात परिवार के लिए थैंक यू सो मच। मैं रिसेंटली धात से जुड़ा हूँ और अंकिता केस से जब हुआ था उसके बाद से मैं अंचना मैम से मिला, एक हमने फेसबुक लाइव भी किया, अपने विचार रखे, और रियली मैं अभी धात को मैं जान ही रहा हूँ। धात बड़ी संस्था है, तो जस्ट मेरी अभी ये शुरुआत है। और हार्टली थैंक यू सो मच टू अर्चना मैम, जिन्होंने मतलब मैं समझाती रहती हैं, और रियली मैं इनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है और धात के लिए भी कोई शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष। और आज सब निशब्द हो रहे हैं यहाँ पर आकर, मुझे लगता है। अब विमल, आप किसे बुलाना चाहिए? ये भाव विभोर वाला बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है, तो शब्द खत्म हो जाते हैं अधिकतर धात के कार्यक्रमों में। तो सुशील जी हैं हमारे पास जो सबसे ज्यादा शब्द देते हैं। आज ये सुशील जी, बिल्कुल सुशील जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये पके हुए चावल है। हाँ, ये सबसे ज्यादा पके हुए चावल है। तो कैसा रहा आपका पिछला एक साल?
सबको पहले प्रणाम। इस नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। 2010 में मैं हरेला के कार्यक्रम से धाद में प्रवेश करा था। 2014-15 में कुछ परिस्थितियों के कारण कुछ अलग हो गया था, तो पिछले मार्च से पुनः सक्रिय हुआ और धाद के कामों में सक्रियता से मेरे जीवन में भी कई बदलाव आए और अपनी बात को बेबाक कहीं पर रखना, ये धाद ने एक चीज़ जो हमें सिखाई कि ईमानदार जो आदमी होता है वो बेबाकी से अपनी बात हर मंच पर रखता है। और ये पिछला 1 साल का जो मेरा बदलाव था कि मैं बेबाकी के साथ और ईमानदारी के साथ अपने काम को करता हूँ और मंच पर रखता हूँ। नए साल पर 2 पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा कि फैज़ लुधियानवी जी का शेर है, तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, वरना इन आँखों ने देखे हैं कई साल कई, इन आँखों ने देखे हैं कई साल कई। धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी। और 2 तरीके की मतलब अगर मैं बात करूं तो एक तो धाद में बहुत एक्टिवली लोग हैं जो एक्टिव जुड़े हुए हैं, जो प्रॉपर सारे कार्यक्रमों में आते हैं, लाइव देखते हैं, और एक है जो एक्टिव लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो पैसिवली हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि धाद में क्या होता है, क्या करते हैं। तो उन्हीं नामों में से एक प्रशांत अभी यहाँ पे थे, मुझे अभी यहाँ पे दिखे थे प्रशांत रतूड़ी। प्रशांत फटाफट स्टेज पे आ जाएं। प्रशांत छुप गया है, ठीक है, वो पैसिव ही रहना चाहता है, पर बुला लेंगे हम अभी। तो उसके अलावा जो हमारा धाद स्मृति वन के जो एक्टिव मेंबर हैं, मंजू काला मैम प्लीज आइए, और कैसा रहा पिछले 1 साल का कलियों का सफर, थोड़ा बताइए। और इम्पोर्टेंट ये है कि केवल धाद ने हमारे अंदर क्या बदला है, इस बात को भी शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। शुक्रिया विमल, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ स्मृति वन से। ये स्मृति वन मेरा बड़ा प्रिय स्थल है, मुझे बहुत प्रिय है। और ये जो भोजन यहाँ पे बनता है, कलियो फूड फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे धाद के द्वारा किया जाता है, जो कि फंची कार्यक्रम के अंतर्गत होता है। और यहाँ पर जो सभी जो उपस्थित जो जन हैं उनको मालूम ही है कि कलियो फूड फेस्टिवल में हम जो महीने का अंतिम रविवार होता है उसमें एक जो हमारा पहाड़ की जो सुगंध है, जो पहाड़ी रसोई है, वो है यहाँ पे परसी जाती है। कलियों के बारे में मैं बाद में बातचीत करूँगी। फिलहाल मेरा जो सफर धाद के साथ रहा उसको मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। जैसा आप सभी जानते हैं, मेरा नाम मंजू काला है और मैंने कभी किसी मंच से अपना प्रॉपर जो मेरा परिचय है वो मैंने स्वयं से कभी दिया नहीं है, थोड़ा सा मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मैं बताना चाहूँगी कि जो भी मेरे हस्बैंड IFS अधिकारी हैं जो उत्तरकाशी में पोस्टेड है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक EY के साथ वर्क कर रहा है और एक टाटा स्टील में कर रहा है, और मैं हाउस वाइफ रही हूँ बेसिकली। लेकिन मेरा जो बचपन गुजरा है बड़ी अच्छी तरीके से मेरा पालन पोषण हुआ है, टचवुड। और मैं ये जो खाने का है इसका मुझे बड़ा, मेरे अंदर शुरू से ही मैं बहुत क्रिएटिव थी। तो मेरे पिता मुझे कहते थे ये कूड़ी भाड़ी करती रहती है, यहाँ से वहाँ सामान रखना, वहाँ से वहाँ करना। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, मैंने अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया है, ये एक सत्य है और आश्चर्य भी है। कभी ना मैंने अपने मायके में बनाया ना ससुराल में बनाया। टचवुड, इस बात के लिए मैं जो भगवान है उसको शुक्रिया मैं करती हूँ। लेकिन मेरा जो धाद का सफ़र रहा और मुझे यहाँ धाद
से पहले इंट्रोड्यूस करवाया, वो नीलम प्रभा मैम मुझे एक जगह मिली थी, थोड़ा सा उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद मेरे जीवन में कल्पना जी आई, और कल्पना जी आई तो मैं एक बहुत चंचल टाइप की लड़की सी थी जो यहाँ वहाँ घूमती थी, जिसको फैशन करना बहुत अच्छा लगता था और चुलबुली बातें, और जो लाइवली ज़िंदगी जीना चाहती थी और उसका कुछ खास मकसद नहीं था, खाली घूमना फिरना और यहाँ वहाँ जो है फैशन करके घूमना, यही मेरा मकसद था। तो कल्पना जी मेरे जीवन में आई और उन्होंने मुझे दास साहित्य एकांश से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उन्हीं के कहने पर और उन्हीं की रिकमेंडेशन से मुझे दास साहित्य एकांश का सचिव बनाया गया। हालांकि सबको ये था कि ये तो बड़ी चंचल सी कोई है, ये कैसे जिम्मेदारी संभाल लेगी। तो मैं एक बात साझा करना चाहूँगी, जितना शायद मुझे कल्पना जी जानती है उतनी मेरी माँ भी मुझे नहीं जानती है। और हाँ, और मेरे से काम लेना भी उन्हीं के बस का है और कोई मुझे हैंडल नहीं कर सकता, ये भी एक तथ्य है। उसके लिए मैं उन्हें थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि कोई मुझसे काम नहीं करवा सकता, लेकिन वो मुझसे मेरे से काम ले रही थी, तो वो उनका स्किल है, मेरा नहीं है। तो मैं उसके लिए आज इस मंच से उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन की दिशा बदली और मेरे में विश्वास रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जब काम करेगी तो वो करेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी से करेगी। तो उनकी ही रिकमेंडेशन से फिर मैं दास साहित्य एकांश की सचिव बनी और हम दोनों ने मिलकर दास साहित्य एकांश में बहुत अच्छे साहित्यिक कार्यक्रम करे। उनमें से एक खिलते सुमन को मैं, जो मेरा कार्यकाल रहा एज ए साहित्य एकांश की सचिव के तौर पर, वो स्वर्णिम काल था। बहुत अच्छा हमने आयोजन किया था और कई तरीके की परिचर्चाएं की और एक विश्व काव्य दिवस पे एक हमने कार्यक्रम भी किया था, तो काफ़ी अच्छा रहा। फिर हमने सुनो, जब ये कोना कक्षा स्कूलों में लगने लगा, कोना कक्षा में मैंने और कल्पना जी ने मिलके सुनो कहानी पढ़ो कहानी नाम का एक कैंपेन स्टार्ट किया। उसके अंतर्गत हम जाते थे, वहाँ पे बच्चों को स्टोरी के माध्यम से विभिन्न तरीके की एस्पेक्ट से परिचय कराते थे, चाहे वो साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे परियों की कहानियाँ हो, बर्ड्स हो या सूरज हो या चांद हो। तो ये एक बहुत अच्छा वो कार्यक्रम रहा। उसके बाद फिर मेरे खाना बनाने के इंटरेस्ट को देखते हुए, मेरी क्रिएटिविटी को देखते हुए, जब फंची का ये शुरुआती दौर फंची का रहा, तो जो धात के जो सचिव हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप एक इंटरव्यू करें, क्योंकि कोरोना काल था, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही थी किसी भी संस्था की, कहीं की भी, हम सब लोग अपने घरों में कैद थे। तो सचिव जी का फोन आया, तन्मय सर का, कि आप मैडम, आप ये जिसको हम फंची कर रहे हैं, क्यों ना हम इससे जुड़े हुए लोगों से बातचीत की जाए, चाहे वो कृषक हो या कोई अधिकारी हो या ग्रामीण हो, और रसोई जो हमारी पारंपरिक रसोई है या व्यंजन है, उन पे हम इंटरव्यू करते हैं। पहले मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने क्लियर किया, मैं पहले एक हाउसवाइफ थी, पहले मैंने अपने बच्चों को देखा, अपनी घर गृहस्थी संभाली, ताकि मैं उससे फ्री हो जाऊं और मुझे किसी प्रकार का कोई गिल्ट ना रहे कि मैंने अपनी फैमिली को शेप में नहीं लाया। तो फिर मैंने कहा सर ठीक है मैं करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है। तो सर ने कहा नहीं, हम सिखाएंगे, आप सीख जाएंगी। तो धीरे धीरे मैंने एक किया, फिर दो किया, धीरे धीरे मैंने उसमें फिर रिसर्च की, पढ़ना शुरू किया और मैं उसकी एक्सपर्ट हो गई। और धाद का ही जो मेरे पर जो विश्वास तन्मय सर ने किया, आदरणीय नवानी सर ने जो मेरे पे विश्वास किया, कल्पना जी ने जो विश्वास किया, उस काम को मैं आज लोग मुझे फूड ब्लॉगर के तौर पे या फूड एक्सपर्ट के तौर पे अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास, मुझे बुलावा आता है, हालांकि जो मेरी व्यस्तता है मैं ज़्यादा अटेंड कर नहीं पाती हूँ। तो एक तरीके से जब हम किसी पे विश्वास व्यक्त करते हैं तो आदमी कोई भी इंसान उस काम को कर लेता है। तो धीरे धीरे फिर हमने रिसर्च की और इंटरव्यू की, और आज मुझे जो एक फूड एक्सपर्ट के तौर पे जाना जाता है, इसके लिए मैं धात को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और एक बार आप सबको फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। ओके, तो जो पैसिव सपोर्ट की बात कर रहे थे, प्रशांत हमारे साथ है। प्रशांत भागना नहीं है। ये जो पीछे से सपोर्ट करने वाले होते हैं वो अधिकतर पीछे रहना चाहते हैं। तो
आप एक्टिवली सपोर्टर तो है नहीं धात के, आप पैसिवली अर्चना के साथ रहते हैं, तो नहीं, अर्चना के साथ भी आप एक्टिवली रहते हैं, तो धात को जो पैसिव सपोर्ट करते हैं उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा? अब मेनली होता क्या है, इनके जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको थोड़ा जब मॉनिटर किया तो मतलब लगता है कि हाँ, जो हमारे सेटबैक्स हैं उनको ये पूरा कर रहे हैं। जो पुरानी कुछ चीज़ें रह गई थी जो होनी होती, जैसे हमारे समाज में जो होनी चाहिए थी वो कुछ रह गई थी, तो उनका अगर इनके समझ में आते, इतनी समझ है इनकी कि हाँ, मैं अगर अपना कुछ पार्टिसिपेशन करके उसको ठीक कर सकती हूँ, उस ऑर्डर में लेके आ सकती हूँ जिसमें से होना चाहिए, तो अच्छा लगता है उनके साथ होना। भले ही एक्टिवली ना हो पैसिवली सही, बट अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ या ये करता हूँ, मैंने फॉलो करता हूँ एक्चुअली, सीखता हूँ उनसे रोज़। बाकी मैं ना अच्छा वक्ता हूँ बस ठीक है। अच्छे सपोर्टर होना अच्छे वक्ता से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच। और मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, पहली बार शायद प्रशांत ने से माइक में कुछ बोला होगा। थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए भी हो। और जो हमारा ये कैलेंडर लॉन्च है वो इसलिए भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि आज काफ़ी सारे जो हमारे मेंबर्स हैं, बहुत एक्टिव मेंबर्स हैं, उनके जो पैसिव सपोर्टर हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो भी आज यहाँ पे हमारे साथ होती हैं। तो ऐसा ही एक सपोर्ट है अनुषा बहुगुणा, अभी मैंने उन्हें देखा था। अनुषा बहुगुणा, विकास बहुगुणा सर है, उनकी बेटी है। अच्छा, शायद वो ओके, उधर शायद अपने लगाए हुए पौधे देख रहे हैं जी। अनुषा प्लीज आ जाओगे? हाँ, तब तक हम सविता जोशी मैम है हमारी, और वो भी बहुत एक्टिव रहती हैं, बहुत सपोर्ट करती है सभी को। और मतलब हर तरह के लोग होते हैं ना, कई लोग तो माइक पे आके बोलते हैं मंच पे, उन्हें उनकी फोटो भी खिंच जाती है, वीडियो भी बन जाता है, उससे वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को ऐसा फेमस होते हुए या फोटो खींचते हुए देख के भी खुश होते हैं और आके उनको प्रेज भी करते हैं। मैम उनमें से है। तो मैम सविता जोशी, प्लीज अपना एक्सपीरियंस मैम थोड़ा सा, आज मौका है, आज मौका भी, दस्तूर भी, आ जाइए, आइए थोड़ा सा कुछ। ठीक है, थैंक यू। अनुष्का सॉरी, अनुष्का बहुगुणा। तो जब पापा दिन भर गायब रहते हैं, छुट्टियों में टाइम नहीं दे पाते, फेस्टिवल्स में भी धात के साथ बिजी होते हैं, तो बच्चे कैसे सपोर्ट करते हैं ये भी देखने वाली बात है। हिंदी में? हाँ, कैसे भी, जैसे आपको अच्छा लगे। हाय, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम अनुष्का है और मैं विकास बहुगुणा जो हैं उनकी बेटी हूँ। एंड पापा काफ़ी टाइम से जुड़े हैं धात से, सो मतलब आई हैव सीन हिम वर्किंग एवरी डे फॉर, मतलब जो भी धात करती है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी मतलब बहुत थॉटफुल होते हैं और जो एकदम ग्राउंड वर्क होता है, सो मतलब आई वुड लाइक टू से कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड ऐसे ही करते रहें। एंड मतलब हम पूरी फैमिली भी सपोर्ट करती है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। और जो वीरेंद्र खंडूरी सर है हमारे साथ, उनकी वाइफ भी हमारे साथ है। मैम आती रहती है लेकिन आके बोलती बहुत कम है। मैम को मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। मैम प्लीज, आज तो बनता है दो लाइनें, मतलब फैमिली पे क्या गुजरती है जब हम लोग सुबह से शाम तक यहाँ के बैठ जाते हैं। जैसे भी प्रशांत ने बताया, वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं, घर में दाल चावल बना के रखते हैं जब तक मैं जाती हूँ। तो आपका क्या सपोर्ट रहता है? आप तो काफ़ी एक्टिवली आती भी हैं स्मृति वन में। नमस्कार सभी को, नववर्ष की शुभकामनाएं सभी को। एक्चुअली ये है कि मेरे हस्बैंड तो मेरा कोई सपोर्ट ऐसा करते नहीं है फैमिली के प्रति तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हमारे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं।
इसीलिए हम दोनों आ जाते हैं अब। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो लोग काफी कुछ संभाले थे, बल्कि पहले आपने देखा है मेरी बेटी भी आया करती थी, लेकिन अब जो है वो क्योंकि ऑफिस में बिजी हो जाती है तो वो नहीं आ पाती है, इसलिए हम दोनों आ जाते हैं। अब वो भी इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चे सपोर्टिव है। हस्बैंड तो ये कि हमने उनको फ्री छोड़ा हुआ है। एज यू विश, हम कहते हैं जो कुछ आपको करना है आप फ्री हैं हमारी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू मैम। और यही आपका सपोर्ट है कि आपने फ्री छोड़ा हुआ है। और सर ये शिकायत नोट हो गई है, और वो भी जेंडर इक्वालिटी वाली टीम में। तो अब मतलब मैम आप यहाँ रिपोर्ट कर दीजिएगा सीधे। हाँ, और कल्पना मैम को हम लोग चाहते हैं, क्योंकि मंजू गाला मैम, कल्पना मैम से को बुलाने से पहले मैं उनके बारे में बता दूं कि जब मैं धाद में आया था तो मैं सबसे पहले जो पहला कवि सम्मेलन हुआ था वो कल्पना मैम के घर पे ही हुआ था और मैं उसका पार्ट बना था। तो उस पर लीलाधर जगुड़ी जी भी आए थे। तो वहाँ से कल्पना मैम के साथ शुरुआत हुई है। 2012 की बात है और हम उसमें बहुत बड़े हो गए और कल्पना मैम और बड़ी हुई, पर वो एज पता नहीं चलता। पर हाँ जी, आइए अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं पहले सभी को नमस्कार प्रेषित करती हूँ और नए वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। और विमल, तुम्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप आज मेरी मेमोरी को आपने शार्प किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दिन मेरे लिए भी बहुत एक यादगार था, क्योंकि मैंने भी पहली बार अपने घर से वो गोष्ठी शुरू करी थी, क्योंकि अभी तक तो मैं गृहस्थी में थी बच्चों को, तो वहाँ से मेरी साहित्य यात्रा शुरू हुई थी। आपके पिताजी का कार्यक्रम? हाँ, वहाँ मेरी पहली काव्य गोष्ठी रही और उसमें सभी जिनको मैंने इनवाइट किया था, यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार, वो सब आए थे। वो मेरी मेरे पिताजी मनोहर लाल उनियाल श्रीमन जी बहुत अच्छे कवि रहे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो उनका काफ़ी अच्छा नाम था। तो उनके नाम से सब उनको आज भी बहुत अच्छा सम्मान देते हैं, तो उनके नाम से वो आए थे। और उनकी बदौलत मुझे भी, कहते हैं ना कि वृक्ष कौन लगाता है और फल कौन खाता है, तो उन्होंने एक ऐसा वृक्ष लगाया जिसका फल मैं भी आज चख रही हूँ, खा रही हूँ, और मुझे बहुत स्नेह मिलता है। ऐसे जितने भी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ से मेरी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई थी। फिर धाद से मैं फेसबुक में मैंने देखा है कि धाद कोई एक संस्था है और न्यूज़पेपर में भी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, तो मुझे लगा ये धाद क्या भला है, तो इससे ज़रा इसका पता लगाया जाए। तो मैंने फिर फेसबुक में तन्ने मंगाई जी से बातचीत करी, तो उन्होंने कहा हाँ आप आइए, धाद ऐसे कई विषयों पे काम करती है, तो आप आएंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो मैंने फिर आना शुरू किया मीटिंग में, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा मेरा छूट गया था साहित्य का, तो वो मेरा फिर से शुरू हो गया था। तो ऐसे ही फिर मैं और धाद के बारे में जानने लगी, तो काफ़ी विषयों पे काम हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा फिर मैं आज भी कहती हूँ कि धाद ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पे इतने विषयों पे काम हो रहा है और इतने लोगों को जोड़ रही है, और बिल्कुल एक निस्वार्थ भाव से सब अपना इतना कीमती समय देते हैं। जबकि आज के समय में एक समय एक इतना मूल्यवान है, हम देखते हैं एक घंटा एक मिनट का लोग उसका वो मूल्य लगाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हैं एज ए वॉलंटियर, ये जितने भी इसके मेंबर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत पुण्य का काम है ये। तो उनका एक अकाउंट, बहुत अच्छा अकाउंट तैयार हो रहा है। और जहाँ तक मैं बता दूं, मंजू जी ने जो तारीफ़ की है, इतनी नहीं हूँ, वो उनकी अपनी भावना है, उन्होंने किस तरह से वो मेरा आकलन करती हैं। लेकिन मैंने जो उनसे एक दो बार मुलाकात में ही मैंने उनको देखा, तो मुझे लगा कि है इस बंदी में कुछ, कि जो मैं इसको अपने साथ लेके मैं
मैं काम कर सकती हूँ। तो मैंने इसका परिचय धात से कराया और फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सचिव की जो इन्होंने संभाली और मेरे विश्वास को इन्होंने बनाए रखा, तो वो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज भी मेरे विश्वास को बना के रखती हैं ये। मैं कुछ भी बोल देती हूँ, मैं मतलब आंखें बंद करके मैं इनको कोई भी जिम्मेदारी दे सकती हूँ तो वो बखूबी निभा सकती है। ऐसे ही जैसे अभी कलियों का इन्होंने कितनी मेहनत करती है, ये सैल्यूट करती हूँ। बाई गोडी अपने घर में बिल्कुल नहीं करती है काम, अपने घर में सब सेवाकार लगा रखे इन्होंने। ये तारीफ है या नहीं, तारीफ ही तो है, ये इनकी डबल तारीफ है। वो तो इनकी एक वो है ना कि इनको इस तरह से इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल अपना प्रोटोकॉल जो भी है वो बिल्कुल भुला के एक कार्यकर्ता के रूप में वो काम करती हैं और बखूबी निभाती है। इतने कम टाइम में इन्होंने अपने काम को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दिया और अपनी पहचान बनाई है एक अच्छे से। अब मुझे गर्व है कि मैं मतलब मेरी दोस्त है और आगे लंबे समय तक हम काम करेंगे। अभी लोक गंगा में भी हम सब काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो जब मैं ये समझती हूँ अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती है, तो मैं सोचती हूँ हम अगर अच्छे रहते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द सब अच्छे लोग जुड़ते हैं। और ये नए युवा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी। मैं तो थोड़ा सा परिस्थिति बस कम ही आती हूँ यहाँ पे, लेकिन ये बच्चे अर्चना, विमल और भी जितने युवा हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो इनसे अब प्रेरणा लेते हैं कि बहुत बढ़िया। और मैं क्या कहूँ, मुझे तो सब अच्छा ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको प्रेरित करते रहेंगे, धाद आपको प्रेरित करते रहेंगे। तो इस कड़ी में फिर आगे के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद आप सभी का जो यहाँ पर आया और बोला, आप सभी का धन्यवाद। इस जो कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम की आगे की गतिविधियाँ अर्चना। हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं विधिवत कार्यक्रम। और बिल्कुल ऐसे ही नगीने, चाहे वो कल्पना बहुगुणा जी हो या मंजू काला जी हो, सविता जोशी, हम ढूंढ के लाते हैं ऐसे नगीने और बस उन्हें धात का बना के रख लेते हैं। इसी से धात परिवार बनता है, यही धात की खासियत है। तो एक बार फिर से जो शेर मैंने शुरू में कहा था, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। अब जीवन में कुछ नया करते हैं, चल जिंदगी अब आगे बढ़ते हैं। यानी जो बीता वर्ष है उसमें जो भी कुछ हम लोगों ने सीखा, हमारे एक्सपीरियंस रहे, हमारी यादें रही, जो अच्छा है उसे साथ लेके चलते हैं। और जो कुछ अगर कुछ गलत हुआ, कुछ बीत गया, उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। और ये जो नया वर्ष आज शुरू हुआ है उसमें नई उमंगों के साथ, नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ उसकी शुरुआत करते हैं। और अब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी धात के हमारे अध्यक्ष श्री नवानी जी को कि वो आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता की शुरुआत करें। श्री लोकेश नवानी जी। सभी से चाहूंगी कि तालियां, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। और नव वर्ष का जो जोश है वो तालियों में भी पता चलना चाहिए कि आज कितने जोश में हम लोग हैं। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर जेपी नवानी जी हमारे साथ हैं। बहुत पुराने साथी हैं हमारे धात के, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, पूरा देहरादून उनसे भली भांति परिचित है। वो बहुत अच्छे डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ही वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, इसीलिए हमेशा धात के साथ वो खड़े रहते हैं हर तरह से, तो उनका भी बहुत स्वागत है। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर मयंक डबराल हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगी, आप भी सामाजिक कार्यों में बहुत तत्पर रहते हैं, धात के डोनर भी हैं और लगातार धात के साथ पिछले कुछ वर्षों से अभी वो हाल ही में जुड़े हैं और उनका साथ भी हमें समय समय पे मिलता रहता है। तो मैं चाहूँगी उनका भी हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, डॉक्टर मयंक डबराल। और हमारे बीच हैं शिव प्रसाद ग्वाड़ी जी जो भागवत कथा व्यास हैं, और आज उन्हीं के सहयोग से ये जो पहाड़ी भोजन की उपलब्धता हमें रहेगी, उन्हीं के सहयोग से रहेगी। तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगी कि वो आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप भी धात के साथ पिछले कुछ समय से जुड़े हैं और मेरे पिताजी भी हैं, तो हमारे साथ तो क्योंकि मुझे धात में 10 वर्ष हो गए, तो मैं मानती हूँ उन्हें भी 10 वर्ष हो गए हैं। और
आप धात के डोनर भी हैं, एक बच्चे को भी वो सपोर्ट करते हैं। कोना कक्षा का भी हाल ही में हमने उनके इंटर कॉलेज मवाधार में 2 कोने स्थापित किए हैं। तो आप सभी का स्वागत है और अब हम इस विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कैलेंडर लॉन्च करने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी धात के हमारे सचिव श्री तन्मय ममगाई जी को कि वो कैलेंडर का जो डिज़ाइन है, जो संरचना है, उसके पीछे का जो विचार है, उसके बारे में हमें बताएं और धात की ओर से एक विधिवत स्वागत भी सबका करें। सबको नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत बधाई। पिछले 12 सालों से हम लोगों ने एक क्रम शुरू किया था कि हर साल हम पहली तारीख को अपना कैलेंडर जारी करते हैं और कैलेंडर हमारा पिछले साल जो हमने किया उसका डिपिक्शन होता है और नए साल का हमारा संकल्प होता है। और 12 सालों का एक संकल्प है जो अनवरत जारी है। बहुत दिक्कतें थी शुरू में, आज हम बहुत सारे लोग हैं साथ में, बहुत सारे हम कार्यक्रम कर पाते हैं, लेकिन आज से 12 वर्ष पूर्व जब हमने इस कैलेंडर के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना शुरू किया, अपना कमिटमेंट शो किया, तो तब विकट परिस्थिति थी, बहुत कम लोग थे हम लोग, संसाधन की भी दिक्कत थी और एजेंडे को लेकर के भी हम काम तो करना चाहते थे, पर वो जो हम सोचते थे वो ज़मीन पर कैसे उतरेगा, इसको लेकर के भी हमारे कई सारे सवाल थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चूंकि हम लोगों ने एक लगातार जो चरैवती की बात कहते हैं कि हम लगातार चलते रहे, तो कई चीज़ें स्पष्ट होती रही और धीरे धीरे आज हम देखते हैं कि हमारे कई सारे स्पष्ट कार्यक्रम जो आसानी से लोगों को समझ में आते हैं, जिसमें आसानी से लोग भागीदारी कर पाते हैं, वो समाज के बीच में मौजूद हैं। और आज जिस प्रांगण में आप बैठे हैं स्मृतिवन, वो हमारे एक ऐसे ही कार्यक्रम का विस्तार है। ऐसे ही आज जहाँ पर हम लोगों ने पहले सोचा था कि आज का आयोजन करने का मित्रवन का, वो भी हमारे इस कार्यक्रम का विस्तार है। वहाँ किसी कारणवश आज का आयोजन नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ कुछ परमिशन की दिक्कत आ रही थी। तो नए साल की बधाई। और आज का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर अभी लॉन्च करेंगे और वो कैलेंडर को डिज़ाइन किया है रविंद्र नेगी ने। अब धात की जो ताकत है पिछले 10-12 वर्षों से, वो ऐसे बहुत सारे अनाम योद्धाओं की है, अनाम साथियों की है, जो अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी भूमिका निभा के धात के नाम को दुनिया में समाज में एक स्थान दिला रहे हैं। तो रविंद्र अभी ग्वालियर में बैठा है, वो भी यहाँ फेसबुक लाइव दिख रहा होगा। उसने इस कैलेंडर को पूरा डिज़ाइन किया और उस पर, जबकि वो पूरे वर्ष उसके परिवार में एक संकट था और वो बहुत ज़्यादा शामिल नहीं हो पाया इस वर्ष, लेकिन उसने कोशिश की है कि सभी चीज़ों को समावेश हो। ये कैलेंडर बुनियादी रूप से हमारे 4 कार्यक्रमों पर आधारित है जो हम वर्ष में अलग अलग हेड से चलाते हैं। पहला कार्यक्रम हमारा फंची का है, हमने इसको पहला स्थान दिया है। फंची का और कलियुग कार्यक्रम को पहला स्थान देने का कारण यह भी है कि आने वाला साल यूनेस्को ने वर्ल्ड मिलेट ईयर के तौर पर घोषित किया है। वर्ल्ड मिलेट ईयर यानी कि वैसे मिलेट को बाजरा बोलते हैं, पर हमारे यहाँ की जो मोटे अनाज हैं यानी कोदा छंगोरा, वो मिलेट की श्रेणी में आते हैं। और दुनिया भर में ये माना जा रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी और बहुत ज़रूरी है कि हमारे आहार में, भोजन में मिलेट शामिल हो। लेकिन आप देखिए कि यूनेस्को जिस बात को आज कह रहा है, हम उसको पिछले 6 साल से लगातार आप लोगों के बीच में छोटी बड़ी जितनी और सामर्थ्य, हम लगातार इस बात को उठाते रहे कि ये न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, उसकी खेती के लिए, उसके उत्पादन के लिए, और उसको हमने पहला स्थान दिया। और हमारा ये संकल्प आज से प्रारंभ होगा कि इस वर्ष जबकि दुनिया में वर्ल्ड मिलेट ईयर के तौर पर मनाया जाएगा, तो धात के भी लोग अपने आहार में उसको शामिल करें, अपनी खरीद में भी उसे शामिल करें, अपने राशन में भी शामिल करें और थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाएं। क्योंकि सच बात यह है कि अभी वो हम लोगों के भोजन और दिनचर्या में वैसे शामिल नहीं हुआ जैसे कि उसे हो जाना चाहिए। हम बहुत बातें कर रहे हैं कि हमारी यात्रा रूट में भोजन नहीं है पहाड़ का, लेकिन सच बात है कि हमारे घर के रूट पे भी भोजन ऐसा नहीं है जैसा कि उसे होना चाहिए था। तो हमारा पारंपरिक भोजन यानी कि उसको हमारे साथ शामिल होना चाहिए। तो ये संकल्प हमारा पहले का है। और बाकी हरेला, कोना कक्षा का और पुनरुत्थान जो हमारे प्रमुख कार्यक्रम उनकी पिछले वर्ष के साथ ये है। और इसको जो इसका जो कैलेंडर का जो लोकार्पण करेंगे, तो लोकार्पण 2 श्रेणी में होगा। एक तो हमारे सबसे पहले तो मंचासीन अतिथि करें हमारे इसको लोकार्पण, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि जो पिछले वर्ष जो सबसे ज़्यादा जिनके उपस्थिति ने इस धात के नाम को, धात के काम को बहुत लोगों तक पहुंचाया, वो भी लोकार्पण करें। तो हमारे जो 4 श्रेष्ठ लोग रहेंगे वो भी आएंगे इसको लोकार्पण करने के। लेकिन मैं एक बात के साथ, यहाँ मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि हम भोजन की तरफ जाएंगे और सब अपनी अपनी बात रखेंगे।
लेकिन मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 12 सालों में कैलेंडर के साथ ही शुरू करते हैं कि कैलेंडर के साथ की हमारी यात्रा दरअसल में धात की यात्रा एक एनजीओ बनने की यात्रा नहीं थी कभी भी। धात शुरू हुआ 1987 में गढ़वाली भाषा के पत्रिका के तौर पर शुरू हुआ। फिर हमको लगा कि मैं तो थोड़ी देर में आया, उसके बाद ये महसूस किया है कि नहीं, समाज के सरोकार बहुत ज़्यादा हैं जिन पर काम किए जाने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे फिर धात अपनी अपनी तरह से काम करती रही। कोई औपचारिक स्वरूप नहीं रहा इतने बरसों तक। और हम कोई एक्टिविटी डिज़ाइन करते, चाहे वो पानी का सवाल था, चाहे उत्पादकता का सवाल था, उन पर एक्टिविटी करते और अपने अपने घर लौट जाते। लेकिन जब फिर हमने इसे औपचारिक स्वरूप देने की पहल 2010-11 से विधिवत प्रारंभ करी और फिर कुछ प्रोग्राम्स डिज़ाइन करे जिनके इर्द गिर्द काम किए गए और धीरे धीरे उनके साथ हमने धात को विकसित किया। लेकिन धात की यात्रा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपसे बार बार सबसे बोलता हूँ, कि अगर आप गंभीरता से देखेंगे धात के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे स्मृतिवन हो, चाहे मित्रवन हो, चाहे फंची हो, चाहे कोना कक्षा है, चाहे पुनरुत्थान है, आप सब देखो सारे कार्यक्रम समाज की ताकत से खड़े होते हैं और इनका यकीन समाज की ताकत पे है। धात के जब कार्यक्रम शुरू होते हैं तो हम सरकार के पास नहीं जाते कि आप हमें फंड दीजिए, हमने कुछ काम करना है। अगर आप देखें हमारा कोई भी, हमने सबसे पहले हम जाते हैं समाज के पास, आम लोगों के पास। मैं अपने चाचा जी के पास, अर्चना के पास, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे मित्र थे उनके पास गए। हमने कहा हम ये काम कर रहे हैं, चलो मिलके करते हैं। और उन लोगों ने साथ दिया। जब उन लोगों ने साथ दिया, कार्यक्रम को एक स्वीकार्यता मिली, फिर शासन भी इसमें शामिल हुआ। हम शासन को अनिवार्य हिस्सा मानते हैं क्योंकि अंततः बदलाव वहाँ से आना है। लेकिन हम मानते हैं कि अगर समाज ही कई एजेंडा ठीक नहीं है तो शासन कहाँ से बदलेगा। हम अगर कोना कक्षा में किताबों, स्कूल में किताबों की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 1200 रुपये की किताब से एक स्कूल का बदलाव नहीं होगा। लेकिन हम जब आम आदमी को स्कूल से जोड़ देते हैं और जब सैकड़ों हजारों लोग स्कूलों से जुड़ेंगे तो सरकारें विवश हो जाएंगी स्कूलों के साथ खड़े होने के लिए। उनको समझ में आ जाएगा कि समाज इस बात को उठा रहा है तो उसे करना पड़ेगा। तो हमारी यात्रा दरअसल में एक समाज की यात्रा है। हमारी यात्रा संस्था बन जाने की यात्रा नहीं थी। हालांकि हमने इसे सिस्टमेटिक ढाला, हमने एक टेंट खरीदा, हमने टेबल बनाई, डाइस बनाया, ये सिस्टम तो हम बनाते हैं। लेकिन आखिरकार हमारा टारगेट है समाज, यानी कि आप लोग, जो भी लोग हमारे साथ हाथ में अभी जुड़े हैं, फेसबुक पे आते हैं और हम उनको बुलाते हैं बार बार, आओ चलो पहाड़ का अनाज खाते, आओ चलो पेड़ लगाते, आओ चलो किसी स्कूल में किताबों को कोना बनाते। तो ये जो हमने मॉडल विकसित कर दिया, मैं बहुत दावे से कहता हूँ कि उत्तराखंड में या बहुत दुनिया में बहुत ऐसे कम संस्थाएं होंगी जो पूरी तरह से समाज के को फोकस रख के काम कर रही हैं। और हमारा 12 वर्ष बाद भी एजेंडा ये नहीं कि हम किसी प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के पास या किसी एजेंसी के पास जा रहे हैं कि हमको कोई पैसा चाहिए। हमारा कार्यक्रम का एजेंडा है समाज के पास जाना, समाज के पास जाना और समाज के पास जाना, जो कि दरअसल में धात एक संस्था नहीं, धात भी एक समाज है। हम सब लोग एक सोसाइटी के अच्छे अच्छे लोगों का समूह है जो दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वो इकट्ठा हुए हैं धात के नाम पर। कोई पेड़ लगा रहा है, कोई कोना लगा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। लेकिन जो सारे अच्छे अच्छे लोग जो कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, वो साल के पहले दिन 1 जनवरी को, जबकि लोग पार्टियां कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम भी इंजॉय कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैं तो इसे इंजॉय करता हूँ। और हमने एक कम्युनिटी बना ली है। वो कम्युनिटी एक तरह की मॉडल कम्युनिटी सोसाइटी के सामने, जिसके लोग मिलकर के एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। तो बस ये यात्रा जारी रहनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि बीइंग सेक्रेटरी हमारी जिम्मेदारी रहती है, नवान जी से हम शुरुआत करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी रहती है यात्रा जारी रहे, इसमें अड़चने ना आए। कभी अड़चन आगा, अगर माइक खराब हो जाए तो पीछे से व्यवस्था ठीक करने के लिए मुझे रहना है मौजूद। कभी सुशील पुरोहित जी को दिक्कत आए कि स्मृति वन में कुछ गड़बड़ हो रहा तो मैं आऊँगा, खंडूरी जी, हम मैं धात एज एन इंडिविजुअली। तो हम सोचते हैं बस ये यात्रा जारी रहे, क्योंकि इस यात्रा ने पिछले 12 वर्षों में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को एक धरातल भी दे दिया है और बहुत अच्छे लोगों ने अच्छे काम भी करने हैं। और जितने हमारे डोनर्स हैं, जितने हमारे जो लोग सहयोग करने वाले हैं और जो हमारे सदस्य हैं, वो बहुत खुश रहते हैं इस बात से कि वो धात से जुड़े हुए। मुझे सबसे अच्छी बात इससे लड़ते, नहीं तो क्या संस्थाओं में लगता है यार क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ उनके भीतर जो एक हम गर्व की फीलिंग देखते हैं कि हम लगभग हर हफ्ते उनको यहाँ बुला रहे हैं। पिछले हफ्ते भी लोग कलियों में आए थे, शहर से 20 किलोमीटर दूर है। हर जो आदमी आता है वो 200 रुपये का तेल खर्च करके आ रहा है यहाँ पर, और फिर भी वो आ रहा है, वो अपना समय निकाल रहा है। वो क्यों निकाल रहा है? क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है। तो अगर इसका मतलब दुनिया में हर आदमी अच्छा काम करना चाहते हैं, हम सब करना चाहते हैं, बस एक फोरम की तलाश होती है, अच्छे फोरम की तलाश होती है। हमने बना दिया है और मुझे संतुष्टि का बोध होता है इस बात से कि हमने इसे बना दिया है।
ये और अच्छा हो सकता है, जितने लोग आएंगे और अच्छा हो जाएगा। इसका विस्तार तो अंतिम यात्रा है। आज हमारी पीढ़ी है, हमसे पहले नवानी जी लोग थे, हमारी पीढ़ी अब अर्चना लोग, वीरेश, रवि, विमल, ये सब आ रहे हैं। इन तक हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, बस इन्होंने औपचारिक रूप से कमान लेनी है। किसी भी दिन ऐसा हुआ कि वो लोग फ्रंट में खड़े होंगे और हम पीछे बैठ जाएंगे, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन अब एक हमने सिस्टम एक ईजाद हो गया और एक सिस्टम चलता रहे। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि जब भी आएँ और साथ बनाए रखें। जैसे हम परिवार में कहते हैं कि साथ बने रहेंगे तो संकट का मुकाबला कर लेंगे। और मैं एक बात और, पिछले दिनों हमने कोरोना आया था तो लोगों ने इम्यूनिटी की बात बहुत करी है कि इम्यूनिटी होती है, जिसके अंदर अच्छी इम्यूनिटी उसने लड़ लिया कोरोना से, जिसके अंदर नहीं थी वो बेचारा नहीं टिक पाया। और इम्यूनिटी को लेकर डॉक्टर साहब बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग, तो इम्यूनिटी के लिए कहते हैं वो डार्क मैटर है, दुनिया में डिसाइड नहीं हो पाया कि इम्यूनिटी को कैसे डिसाइड किया जाए कि किसकी इम्यूनिटी कैसी है। ये रिसर्च का भी विषय है। तो मैं सोचता हूँ कि धात जो है ना वो समाज की इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। असल में हम दरअसल में समाज की इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं। यानी कि हमारे कार्यक्रम बताते हैं कि समाज अपनी शक्ति से कैसे चल सकता है। शासन को तो लाएंगे हम, ऐसा तो नहीं कि नहीं लाना है, लेकिन समाज अपनी शक्ति से आता है। तो स्मृतिवन खड़ा हो गया। यहाँ के 250 पौधे किसी सरकार ने थोड़ा लगाए, आप में से बहुत सारे लोगों ने लगाए। हमने किसी को जाके कन्विंस नहीं किया। मैं किसी के घर पे नॉकिंग करने नहीं गए, ना खंडूरी जी जो यहाँ के संयोजक है, हमने ऐसा किसी को बहुत जाके कन्विंस नहीं किया। लोग आए, उनको लगाइए, अच्छा काम कर रहे हैं, वो जोड़ते चले गए। जो आ रहे हैं वो आज भी आ रहे हैं। तो हमने सोसाइटी की एक कम्युनिटी पावर बनाई कि सोसाइटी को लगा कि उसे वन बनाने चाहिए, सोसाइटी को लगा कि उसे किताबों के कोने लगाने चाहिए, उसे किताबें देनी चाहिए। तो हम सोसाइटी की इम्यूनिटी पावर, सोसाइटी की ताकत, समाज की ताकत को जगा रहे हैं, समाज को उसकी ताकत का एहसास दिला रहे हैं। और अगर कोई समाज अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, मैं इस पर बहुत गहरा यकीन रखता हूँ। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में नाम नहीं लूँगा दुनिया में जो अपनी ताकत से इतनी मजबूत हैं कि वो अपने यहाँ आने वाले बड़े बड़े संकटों का अपनी कम्युनिटीज़ को बहुत मजबूती से मुकाबला कर पाती है। सबसे ज़्यादा भयंकर चक्रवात उड़ीसा और केरल में आते हैं संकट, लेकिन आपके वहाँ कम्युनिटी का स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो उनसे, सरकार तो आती है लेकिन सरकार के आने से पहले वो समाज इस तरह से मुकाबला कर रहा होता है कि सरकार विवश होती है। तो हमको लगता है कि अगर एक अच्छी पॉलिटिक्स हम चाहते हैं अच्छे नेता हों, अच्छे हमारे लीडर्स हों, उसके लिए बहुत ज़रूरी कि अच्छे समाज की भी रचना करी जाए। और धात जैसी संस्थाएं ये कर सकती हैं। तो अंततः हम जो काम कर रहे हैं वो एक अच्छा राजनीतिक काम है, क्योंकि अगर अच्छा समाज होगा तो वो अच्छी राजनीति में दबाव रखेगा, और दबाव रखेगा कि राजनीति को अच्छा होना चाहिए। तो पिछले साल के जो हमारे सारे काम हैं वो अगले साल भी जारी रहेंगे। हम कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करेंगे, जैसे हमने बोला कि मिलेट वाला। और मेरा सबसे निवेदन रहेगा, हम लोगों ने पहले भी कई बार कहा है कि मेंबरशिप लीजिए, तो हम इस साल से हमारी बातचीत हुई है। मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूँ सबके सामने, बाकी किशन जी भी से एंडोर्स करेंगे उसके बाद, कि हम चाह रहे थे कि हम सब लोग जितने भी परिवार यहाँ बैठे हुए वो 100 रुपये महीने की सदस्यता लें। वो 100 रुपये की सदस्यता साल, यानी साल का 1200 रुपये अपने मिनिमम दे रहा है। 100 रुपये एक ऐसा अमाउंट है जो आप भूल सकते हैं। वो सदस्यता लें। हमारे यहाँ से एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो फंचिस होगा, वो आपको कॉल करके बताएगा कि पहाड़ में इस जगह ये अनाज उपलब्ध है, ये उत्पादन उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं तो आपके घर पे हम डिलीवरी कराने का सिस्टम बनाएंगे। एक दूसरा, हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे फंचिस जुड़े हुए लोग हैं उनको कलियों में हम साल भर इंसेंटिव के तौर पर एक फूड कूपन दें। उनको कहें कि वो आकर के जिसको ले जा रहे हैं उसको बनाएं, कैसे बना सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, इसको भी यहाँ पर ये हमारा नियमित आयोजन रहेगा। और ये हमको एक वर्ल्ड मिलेट ईयर में अगर हमने 1000 लोगों ने मिलकर समूह बनाया और सबने कहा कि हाँ हमारे भोजन में चाहे अंश शामिल हो, चाहे वो 1 किलो कोदा 10 किलो आटे में शामिल हो, पर हो शामिल, हमारे सम्मान का विषय, क्योंकि हमको उस अनाज का सम्मान करना है जो हमारे पुरखों ने खाया था। और मुझे लगता है जब वो स्वास्थ्यवर्धक है, यूनेस्को बोल रहा है, तो हमारी इस बात पर हमको सबको यकीन आना चाहिए। तो मेरी सबसे अपील रहेगी 100 रुपये वाली मेंबरशिप सब ले अनिवार्य रूप से, और उसका मैंडेट सिस्टम है, आप ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटेगा। विनोद हमारे यहाँ पर ट्रेजरर बैठे हैं, वो बता देंगे आपको। एक तरह से ये हो जाएगा। फिर उसके बाद उन तक अच्छा सामान भिजवाने की जिम्मेदारी हम लेंगे, सब मिलकर कोशिश करेंगे कि सबको अच्छा सामान मिले। तो एक तो संकल्प इस साल का ये रहेगा। और दूसरा ये रहेगा कि हमारे जो भी कार्यक्रम हैं, चाहे हम कोरा रक्षा कर रहे हैं, चाहे पुनरुत्थान, अपने मित्रों से चर्चा करें। हम बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, मुझे लगता है सभी तक आते हैं। तो अपने लोगों को शेयर करें, बताएं उनको कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है। आप लोग भी ऐसी किसी मैसेज से, महावीर सिंह रावत जी बता रहे थे, उन्होंने किसी ग्रुप में पढ़ा कि धादिया कर रही हो, वहाँ से आ गए। और महावीर सिंह जी आज हमारे बहुत अच्छे ऑनेस्ट साथी हैं, पूरा हरियाणा में साथ रहे, पूरा 1 महीना उन्होंने साथ दिया। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसका मतलब अगर हम लगातार समाज में नॉकिंग करते रहेंगे तो अच्छे अच्छे लोग निकल के आते रहेंगे।
और वो जुड़ेंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी उन्हें जोड़े रखना, उनको अच्छा एजेंडा थमाना और अच्छे काम करना। एक तो ये, हालांकि हमारा एजीएम 15 तारीख को है, हमारी जो वार्षिक बैठक, उसमें हम एजेंडे तय करेंगे, पर मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ, फिर नवानी सब मिल करके जैसा भी होगा। और दूसरा, हम चाहेंगे कि जिस हरेला की बात हम लोगों ने देहरादून की गलियों में, इस बार शहरों में और विदेशों तक पहुँचाई है, हम चाहेंगे इस साल हम कुछ हरेला के गाँव से जुड़े और कुछ ऐसे गाँव जो अपने आप को उत्पादक बनाना चाहते हैं, अपनी हरियाली के लिए काम करना चाहते हैं, उनका साथ दें, उनको फंची के माध्यम से, कलियों के माध्यम से उनको एक समाज का एक आधार दें, उनको खरीदारों का एक आधार दें। अगर हमने ऐसा कर पाए तो हमारा ये जो देहात का सपना है वो असल में देहरादून से शुरू जरूर हुआ है, मतलब शुरू तो खैर दिल्ली से हुआ था, लेकिन अंततः वो एक अच्छे पहाड़ की कल्पना करते हैं, हम अच्छे समृद्ध उत्तराखंड की कल्पना करते हैं, हरियाली वाले प्रदेश की कल्पना करते हैं, तो उसके लिए हम काम कर पाएंगे। और बाकी हमारे जितने भी कार्यक्रम वर्ष भर आते हैं, मेरा सबसे बस इतना निवेदन रहेगा कि उसको जरूर अपने मित्रों से शेयर करें। अच्छा समाज को लगातार नॉक किए जाने की जरूरत है और इस बात पे गहरा यकीन रखिए, जो भी हम अच्छा मैसेज डालते हैं ना, किसी ने सुना कि वहाँ माल्टे को 8 रुपए में सरकार दे रही थी, हमने कहा नहीं हम इसे 30 रुपए में लेंगे, ये हमारा एक तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट था कि नहीं यार उसकी कीमत आप कम दे रहे हो, उससे ज़्यादा दो। उसका असर होता है, आपको कई बार हमको लगता है ना हमारे करने, लेकिन उसका असर होता है। उसको मैं जब हम लोगों ने मैसेज भेजा तो मुझे बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बात ट्रिगर होती है। हमने जो अनाज के पक्ष में घी संग्राम का पिछले 6 सालों से लगातार आयोजन किया, तो वो बात पहुंची है, शासन में पहुंची, बहुत जगह पहुंची है। 2015 में हरियाणा के साथ घी संग्राम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास में हुआ था, सब गवाह हैं, बहुत लोग भी शामिल थे। पहली बार उत्तराखंड के अनाज का एक फेस्टिवल शासन के हेड पर आयोजित हुआ 2015 में। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, मुझे IAS लोग, DF IFS वगैरह लोग फ़ोन करके पूछते थे सर ये हरियाणा क्या होता है, ये अरसे कहाँ से मिलते हैं। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि राज्य को मैंने 15 साल हो गए, तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन तक थी नहीं, तो 15 में पहुँचा, आज वो यूनेस्को पहुँच गया इशू। तो हमें उम्मीद है कि अगर हम अपनी तरफ से अच्छा काम करते रहेंगे तो वो बात पहुँचती है, उसका असर होता है। और यही हमारा सपना भी, यही हमारी धात का लक्ष्य भी, हम आवाज़ दें, वो कितने लोग सुनते हैं, कितने लोगों तक पहुंचती है, ये सेकेंडरी बात है। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा। और कहने को तो दुनिया भर की बात है, लेकिन फिर भी इसका मैं चाहूँगा सबसे पहले हम कैलेंडर विमोचन की प्रक्रिया अर्चना करेंगे। तो पहला कैलेंडर विमोचन हमारे पिछले साल के 4 प्रतिनिधि साथी करें। नवाज जी याद हो तो ठीक है, तो कैलेंडर पकड़ाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पहले पेज के लिए मंजू काला जी से निवेदन रहा है कि वो आएँ, और जो कलियों के विचार को उन्होंने बहुत शिद्दत से पिछले 1.5 सालों से अपनी रिसर्च, अपने अध्ययन के साथ एक आधार दिया है। और नहीं मैम, 1 मिनट और भी आते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा क्या नाम है, स्मृति वन के सदस्य वीरेंद्र खंडूरी जी आएँ, और स्मृति वन को पिछले 2 सालों से निरंतर अपनी मेहनत से साथ देने वाले खंडूरी जी, अर्चना। तीसरा जुयाल जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। जुयाल, अच्छा और कोना कक्षा के अभियान को 600 स्कूलों तक पहुंचाने के लिए मैं चाहूँगा गणेश उनियाल जी वो मंच पर आएँ और इस कैलेंडर का लोकार्पण करेंगे। हमारा हर साथी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम ने तय किया है कि हम अपने बीच के सबसे जिनका सबसे सक्रिय, सबसे बड़ा योगदान रहा, उनको किसी तरह से धन्यवाद देने का हमारा एक तरीका है। अब आप लोग तालियां अवश्य बजाएं। उधर धन्यवाद सभी का। चलिए धन्यवाद। अब अर्चना से मेरा निवेदन रहेगा कि क्रमशः लोगों को निमंत्रण दें मंच पर आने के लिए और अपनी बात रखें। धन्यवाद आप सभी का, और धन्यवाद रविंद्र नेगी का भी। बहुत ही सुंदर कैलेंडर लग रहा है, रंग बिरंगा,
और बहुत आशाओं से भरा हुआ, और यही हमारी उम्मीद भी है कि आने वाला वर्ष ऐसे ही कलरफुल, जैसे हम कहते हैं, सभी की ज़िंदगी होगी। और सबसे पहला जो हमारा पेज है वो है कलेऊ और फंची का। तो कलेऊ की जो हमारी पूरा लीड करती है हमारी मंजू काला मैम है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज़ आए और जो ये पहला पेज है हमारा कलेऊ का, फंची का, उसके बारे में कुछ हमें बताएं सभी लोगों को। शुक्रिया धार, जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं फूड के माध्यम से अपने पहाड़ के लिए कुछ कर सकूं और अपने जो मेरे पहाड़ी जो मेरे भाई बहन हैं और अपने समाज के लिए मैं कुछ कर सकूं, उसके लिए मैं धात को शुक्रिया करना चाहती हूं। तो दोस्तों, अभी आपने जो कलेऊ का कैलेंडर देखा, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि धात के द्वारा फंची का आयोजन फंची किया जाता था, ताकि जो पहाड़ का जो हिमालय का जो अन्न है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेव करने के लिए पहले फंची का जो विचार था वो धात के पटल पर आया कि हम जो पहाड़ का अन्न है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, उसका मार्केटिंग कैसे करें, या जो काश्तकार है उनको जो समस्याएं आ रही हैं उनकी समस्याओं को हम सुने, जाने और समाधान ढूंढने का प्रयास करें। तो उसके तहत पहले फंची का एक विचार आया, फिर उस पर जब वर्क अच्छा होने लगा, लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलने लगा, लोग जुड़ने लगे, अपना जो पहाड़ का उत्पादन है, हिमालय को लोग उस बाबत जानने लगे, हिमालय की जो जड़ी बूटियां हैं, जो खान पान है, जो अन्न है, जो बेरीज है, या बहुत हम सभी जानते हैं कि हिमालय जो है न केवल विश्व के लिए बल्कि हमारे उत्तराखंड की भी एक जो है एक जिस बेश कीमती विरासत है, और हम लोग उस विरासत को थोड़ा संजो नहीं पा रहे थे। तो धात ने फंची का जो विचार है वो इसी वजह से लिया, ताकि जो जो सौगात हमको प्रकृति ने स्वयं से दी है, हिमालय हमको सौंपा है, तो उसको हम सहेजें, उसका जो उत्पादन है उसको हम सेव करें। तो जब फंची का जो विचार है वो आगे बढ़ा, तो ये समझ में आया कि अन्न लोग खरीदते हैं, लेकिन उसका क्योंकि जो हमारे पहाड़ की जो भोजन परंपरा थी उसमें तो लोग उसको यूज़ करते थे, उपयोग करते थे। चूँकि वो वाली पीढ़ी जो है वो अब रही नहीं, उसका वो जो परंपरा थी वो अवसान उसका हो रहा था। तो ये विचार किया गया कि उसको नई पीढ़ी तक हम कैसे पहुँचाएं, लोग कैसे जाने कि हमारा जो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी उस बाबत, तो लोग या हमारी जो हमारे बच्चे हैं, हमारी पीढ़ी के लोग हैं, वो सब कोदा झंगोरा थोड़ा सा ही उस बारे में जान रहे थे। और जब तक हमारी रसोई में वो अन्न नहीं पहुंचता, लोग उसको रेगुलर नहीं खाएंगे, तो हमारा फिर फंची का आइडिया, हम फंची की बात करना बेमानी होगा। किसी को यदि हम कोदा देते हैं या झंगोरा देते हैं, उसका यूज़ करना नहीं आएगा, तो फिर कैसे होगा। तो फिर हमने उस पर विचार किया कि क्यों ना एक जो धात के जो सचिव है उनका एक फ़ोन आया कि एक इस तरीके से हम जो पहाड़ की जो भोजन परंपरा है, क्यों नहीं लोगों को उससे अवगत कराने के लिए एक नया विचार हम दोबारा से उसको पुनर्जीवित करें, जो हमारी भोजन की परंपरा है। तो क्यों नहीं एक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाए, ताकि लोग उसमें आए, सम्मिलित हों और जाने कि जो हमारी भोजन परंपरा थी, हमारी जो भोजन संस्कृति थी, लोग उसको जाने, जिसे कि हम आज के दौर पे बिसरा चुके थे। और फिर हमने उस परंपरा के तहत ही फूड फेस्टिवल का आयोजन किया। तो लोगों ने उसको बड़ा सराहा है, बड़ा इमोशनली उसको इमोशनली अपनाया लोगों ने। और सभी लोग, मुझे बहुत खुशी हुई कि जब लोग जैसे मेलों में जाते हैं, बड़े खुश होके जाते हैं, अपने खान पान की परंपरा को जीवित रखने के लिए लोगों ने अपने अपने तरीके से उसका सहयोग किया, अपने साथ अपने फ्रेंड्स को लाए, रिश्तेदारों को लाए और अपने खाने की तारीफ की। और फिर हमने उसमें थोड़ा फ्यूज़न भी किया। फ्यूज़न इसलिए किया कि चूँकि हम नए दौर के लोग हैं, और नई टेक्नोलॉजी को जब तक हम अपनाएंगे नहीं तो कोई भी चीज़ वो इफेक्टिव नहीं होती है, लोग उसको अब धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो हमने नई टेक्नोलॉजी को
उसमें फ्यूज़न करा ताकि हमारा जो खाना है खूबसूरत लगे, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी उसको खाएं और उसकी जो न्यूट्रिशंस जो वैल्यू है वो भी हम लोगों को बताएं। और जो हमारा हमने परंपरा और जो स्वाद और नई टेक्निक को जोड़ते हुए इन कई तरीके के प्रयोग किए। और मैंने भी रिसर्च की, काफ़ी पढ़ रही हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, देखती हूँ कि लोगों का जो अदर स्टेट का जो खाना है वो क्यों लोकप्रिय है और हमारा क्यों नहीं है। लेकिन एक बहुत मज़ेदार बात इस बीच हुई है कि हमारी जो ये कवायद थी ये धीरे धीरे सफल हो रही है। उत्तराखंड सरकार का जो पहले भी जो मेन्यू है, जो स्टेट का जो मेन्यू है, उसमें भी जो झंगोरे की खीर है या जो फाणू है, जो भी स्टेट गेस्ट आता है, चाहे वो राजभवन में हो चाहे मुख्यमंत्री आवास में हो, जरूर परोसा जाता है। और जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे भी झंगोरे की खीर और फाणू वहाँ भी परोसा जा रहा है, जो कि कंट्री के जो हमारे जो बाहर से राष्ट्रपति आते हैं या जो दूतावास से जो लोग आते हैं तो वहाँ भी परोसी जा रही है। और इवन बकिंगम पैलेस में भी हमारी झंगोरे की खीर पहुँच चुकी है। चार्ल्स जो आप अभी जो राजा है, तो प्रिंस चार्ल्स जो अब राजा है इंग्लैंड के, जो क्राउन है इस समय, तो वो वहाँ भी बकिंगम पैलेस में भी झंगोरे की खीर ने दस्तक दी है। व्हाइट हाउस अमेरिका में भी झंगोरे की खीर परोसी जा रही है। तो मैं चाहूँगी कि मैं तालियों की उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो ये कवायद है रंग ला रही है। और अभी मैं एक न्यूज़ देख रही थी, जो उत्तराखंड सरकार का जो कृषि विभाग है उसमें ये तय किया गया कि जो हमारा पहाड़ी जो भोजन है उसको प्रोत्साहन दिया जाए। और अभी एक प्रधानमंत्री ने एक रैली को एक फ्लैग दिखाया, वो उनके बिहाफ में राज्यसभा से सांसद आए थे, तो एक फ्लैग दिखा के उसको एक वैन को रवाना किया गया ताकि वो पूरे उत्तराखंड में घूम के पहाड़ी भोजन का प्रचार करें। और जो हमारा उत्तराखंड स्टेट का जो खाद्य विभाग है वो राइट टू ईट एक कैंपेन जारी कर रहा है स्कूली बच्चों के लिए, ताकि जो स्कूल के बच्चे हैं वो ये समझें कि राइट टू ईट क्या है, अच्छा भोजन, क्योंकि भोजन करना ही काफ़ी नहीं होता है। राइट टू ईट हम सबको जानना जरूरी है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। उसमें चूंकि और अभी जो यूनेस्को है उसने भी जो है अनाउंसमेंट कर दी है और ये 2023 को जो मिलेट ईयर घोषित कर दिया है। तो लगता है कि हमारी जो ये मेहनत है रंग ला रही है। और हमारे यहाँ तो पहले से ही सब ये ऑर्गेनिक खाया जाता है, ऑर्गेनिक सभी लोग लगे हैं, लेकिन हम लोग तो पहले से ही ऑर्गेनिक खा रहे हैं, जड़ी बूटियों को अपनी चाय में इस्तेमाल कर रहे हैं, झंगोरा खा रहे हैं, कोदा खा रहे हैं। और मैं रिसर्च करी हूँ अभी, जो उत्तराखंड सरकार भी उसको जो सिक्किम का जो पैटर्न है, सिक्किम जो है एक बहुत टॉप पे आ गया, ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में जाना जाता है। अपने ऑर्किड के जो फूल हैं और ऑर्गेनिक जो उनका खान पान है, जो मिलेट है, जो अनाज है, उसको भी उत्तराखंड सरकार कॉपी करने की कोशिश कर रही है। तो हम भी चाहेंगे कि इसमें हम बहुत इनोवेशन करें, अपने खाने को खूबसूरती से परोसें और अपने जो हमारे जो पहाड़ की जो भोजन परंपरा है उसको बचाएं। उसके लिए मैं एक अपील जारी करना चाहूँगी धात के मन से, क्योंकि कोई भी जो कार्य होता है, सामाजिक कार्य होता है, वो पीपल पार्टिसिपेशन के अभाव में पूरा नहीं होता। मैं चाहूँगी कि कलों को आप सभी लोग स्नेह दें, धात के सभी कार्यक्रमों को स्नेह दें, क्योंकि मैं कलियों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी जो कलियों की जो हमारी जो भोजन परंपरा है उसको अपना स्नेह दें, सहयोग दें। शुक्रिया एक बार फिर से, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।